एक बार जरा सोच के देखिए, जो स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हम डेली यूज करते हैं वो चाइना की जगह इंडिया में मैन्युफैक्चर होने लगे तो क्या होगा? फैक्ट्रीज बढ़ेंगे, एक्सपोर्ट ग्रो होंगे, थाउजेंड्स ऑफ जॉब क्रिएट हो सकती है और सबसे इंपॉर्टेंट, कुछ इंडियन कंपनीज को इस ट्रांसफॉर्मेशन का बेनिफिट मिल सकता है। तो क्या इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इंडिया का नेक्स्ट बिग ग्रोथ इंजन है और कौन से कंपनीज के ऊपर इन्वेस्टर्स को नजर रखनी चाहिए? आज के इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे। इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की स्टोरी सिर्फ स्मार्टफोन तक लिमिटेड नहीं है। आज स्मार्टफोन्स और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर टेलीकॉम इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, ईवी इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम तक इंडिया डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा है। इस ग्रोथ के पीछे तीन मेजर ट्रिगर्स हैं, जिसमें से पहला है मेक इन इंडिया और पीएलआई टाइप गवर्नमेंट इंसेंटिव्स जो डोमेस्टिक मार्केट को इनकरेज करते हैं। दूसरा, ग्लोबल सप्लाई चेन का डाइवर्सिफिकेशन। बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल कंपनीज है जो कि सिर्फ एक ही कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते, इसीलिए वो चाइना से दूसरे कंट्रीज में अपने ऑपरेशंस, सोर्सिंग और मैन्युफैक्चरिंग को शिफ्ट कर रहे हैं, जिसे चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी भी कहा जाता है। और तीसरा है इंडिया का अपना मैसिव डोमेस्टिक मार्केट। इंडिया के अंदर जितनी तेजी से स्मार्टफोन्स, एप्लियंसेस, ईवीज और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड ग्रो होती है, उतना ही बड़ा अपॉर्चुनिटी मैन्युफैक्चरर्स के लिए क्रिएट होता है। अब सवाल यह है कि अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी ही पैसा नहीं कमाती, पूरे सप्लाई चेन को देखिए। एक स्मार्टफोन के अंदर पीसीबी, सेमीकंडक्टर चिप्स, डिस्प्ले, कैमरा मॉड्यूल्स, बैटरीज और डजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं। इसी तरह ईवीज में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और सेंसर्स की जरूरत होती है। डाटा सेंटर्स को सर्वर्स और नेटवर्किंग हार्डवेयर चाहिए। टेलीकॉम एक्सपेंशन के लिए सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट चाहिए। मतलब अगर इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में स्केल बिल्ड करता है तो फिर अपॉर्चुनिटी सिर्फ एक कंपनी या एक प्रोडक्ट तक लिमिटेड नहीं रहेगी। ईएमसी कंपनीज, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेयर पोटेंशियली सबको बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि कौन से कंपनीज के ऊपर आपको नजर रखनी चाहिए। इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर से जुड़ी कुछ मेजर कंपनीज है डिक्सन टेक्नोलॉजीज, सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी, अंबर एंटरप्राइज और सीजी पावर। लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट बात, ये कंपनीज सिर्फ एग्जाम्पल है, डायरेक्ट बाय रिकमेंडेशन नहीं। हाई ग्रोथ सेक्टर में भी अगर आप किसी कंपनी को एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पर खरीदते हैं तो फिर बिजनेस ग्रो करने के बाद भी रिटर्न्स डिसअपॉइंटेड कर सकते हैं। यहाँ एक और चीज ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है और वो है रिस्क फैक्टर। इस सेक्टर का सबसे बड़ा चैलेंज है इंपोर्ट डिपेंडेंसी। इंडिया फाइनल प्रोडक्ट को असेंबल कर सकता है, लेकिन हाई वैल्यू कंपोनेंट और एडवांस सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज में डोमेस्टिक कैपेबिलिटी बिल्ड करने के लिए टाइम लग सकता है। दूसरा रिस्क है हाई कंपटीशन। चाइना, वियतनाम और दूसरे एशियन मैन्युफैक्चरिंग हब ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम रखते हैं। और तीसरा रिस्क है हाई वैल्यूएशन। जब भी किसी सेक्टर के अंदर हाइप बहुत बढ़ जाती है, स्टॉक प्राइसेस कंपनीज की एक्चुअल अर्निंग से बहुत आगे निकल जाते हैं। इसीलिए सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक बूम सुन के किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना बहुत बड़ी गलती हो सकता है। लॉन्ग टर्म में अगर इंडिया सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबल करने से आगे बढ़कर कंपोनेंट्स, सेमीकंडक्टर, पैकेजिंग, डिजाइन और हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग में स्ट्रॉन्ग पोजीशन बिल्ड करता है तो ये सेक्टर इंडिया की इकोनॉमी के लिए एक हाई ग्रोथ इंजन बन सकता है। इसीलिए आपको फोकस करना चाहिए उन कंपनीज पर जिनके पास स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक, स्केलेबल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, हेल्दी बैलेंस शीट और कंसिस्टेंट अर्निंग ग्रोथ हो। अब आप मुझे ये कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके हिसाब से इस इलेक्ट्रॉनिक बूम का फायदा इंडिया के कौन से कंपनियों को सबसे ज्यादा मिल सकता है।